शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। सबसे पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। विजय सालवी बताएंगे 22 साल बाद लंका के खिलाफ सीरीज जीतकर भारत ने बजाया डंका। विदेशी धरती पर 2011 के बाद पहली सीरीज जीती। विराट ने कहा युवा टीम ने रचा इतिहास। प्रकाश कुमार बताएंगे भागलपुर में प्रधानमंत्री ने की आज सिर्फ विकास और बिहार की बात। गांधी मैदान की लालू नीतीश की रैली को बताया तिलांजलि सभा। कहा कांग्रेस के साथ बैठकर जेपी और लोहिया को उनके चेलों ने तिलांजलि दी। नीतीश ने कहा प्रधानमंत्री का बयान ओछा। जितेंद्र दीक्षित बताएंगे शीना के पिता सिद्धार्थ दास ने कहा मीडिया रिपोर्ट देखकर लगता है इंद्राणी ने की होगी शीना की हत्या। अगर दोषी है तो मिले फांसी। और मयूर परिक बताएंगे भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। साल भर के सबसे निचले स्तर पर सेंसेक्स, निफ्टी भी नीचे बंद हुआ। आगे देखिए सबसे बड़ी खबर। कोलंबो टेस्ट भारत ने 117 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही 22 साल बाद भारत ने श्रीलंका से उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया है। कोलंबो में श्रीलंका की दूसरी पारी का आखिरी विकेट गिरते ही भारत का मैच और सीरीज दोनों पर कब्जा हो गया। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। भारतीय टीम ने श्रीलंका को जीत के लिए 386 रन का टारगेट दिया था, लेकिन उसके सभी बल्लेबाज ईशांत शर्मा और अश्विन के फिरकी के सामने कुछ खास नहीं कर सके और 268 रन पर पवेलियन लौट गए। चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच और अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार दिया गया। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 साल बाद ये पहला मौका आया है जब भारतीय टीम ने विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज जीती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर की रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली को उन्होंने तिलांजलि रैली करार दिया। उस सभा में जय प्रकाश नारायण जी को तिलांजलि दे दी गई। उस सभा में कर्पूरी ठाकुर को तिलांजलि दे गई है। राम मनोहर लोहिया और उनके सारे चेले चपाटे जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे, लेकिन उन्हीं के चेले सत्ता स्वार्थ के लिए, सत्ता की भूख के लिए राम मनोहर लोहिया जी को छोड़ करके परसों गांधी मैदान में उन लोगों के साथ बैठे थे जिनका राम मनोहर लोहिया जी ने जीवन भर विरोध किया। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले ही नरेंद्र मोदी और नीतीश लालू के बीच जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने फिर किया बिहार को लाखों करोड़ देने का चुनावी वादा। भागलपुर की रैली में कहा बिहार को केंद्र से मिलेंगे और 3,76,000 करोड़। बिहार को 5 साल में भारत सरकार की तिजोरी से 3,76,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। कितना? जरा बोलिए कितना? 3,76,000 करोड़। और ये वो मेरा 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज है उससे अलग है। वो 1,65,000 करोड़ का पैकेज अलग, 3.25 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन से आने वाले हैं बिहार की तिजोरी में। पीएम मोदी ने कहा कि वो 2019 में इस बात का पूरा हिसाब देंगे कि उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार को हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को 3,76,000 करोड़ दे रही है, लेकिन नीतीश सरकार सिर्फ 2,70,000 की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि बाकी रकम क्या चारे में जाएगी। भारत सरकार का 3,76,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा? क्या ये चारे की खातावाही में डाला जाएगा क्या? पीएम मोदी ने अपने इस बयान के जरिए लोगों को चारा घोटाले की याद दिलाकर लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती पर भी निशाना साधा है। पीएम मोदी के हमले का जेडीयू ने जवाब दिया है। आरजेडी जेडीयू ने पीएम मोदी के चारे वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्हें आंकड़े गिनाने से बाज आने को कहा है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत हताश और हारे हुए दिख रहे थे मुझे, क्योंकि जो तेवर उन्होंने पिछले 3 रैलियों में दिखाने की कोशिश की, आज वो तेवर न जाने कहां खो गया। दूसरा, सांख्यिकी आंकड़ों को लेकर के जो भी कोई भी एडवाइस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, वो बहुत बेहतर एडवाइस नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप नंबर्स को इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि इतना बताया तो फिर इतना कहां गया, और उस तरह की ओछी टिप्पणी जो आपने चारे का जिक्र करके किया, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। पीएम मोदी के कांग्रेस के साथ जाने वाले ताने पर आरजेडी का कहना है कि लगता है मोदी जी ने इतिहास नहीं पढ़ा है। उन्होंने बात की कि हमने तिलांजलि दे दी कांग्रेस के साथ स्टेज शेयर करके। इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, और हम जानते हैं मजबूरियां होती हैं इंसान की। हम इमरजेंसी में इंदिरा जी के खिलाफ नहीं थे, हम अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, अधिनायकवादी तत्वों के खिलाफ थे, और अगर आज साथ में है तो वो भी अधिनायकवाद के ही खिलाफ में है। अगर इतना सामने नहीं समझ में आ रहा है, जो कि अडवाणी जी को समझ में आ गया, लेकिन मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। 25 साल बिहार में इस बार हो रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी और आरजेडी जेडीयू के महागठबंधन के बीच टक्कर है। का कोई खंडन वगैरह आज वो दे नहीं पाए। 87% पुरानी चीज़ों को फिर से रीपैकेजिंग करके, और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है 40,000 करोड़, तो आज यही कर रहे थे कि 1,25,000 करोड़ में खुलेआम 40,000 करोड़ जोड़कर 1,65,000 का उल्लेख बार बार कर रहे थे। तो बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक वादों और बयानों की जंग तेज होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक बयान पर शुरू हुए विवाद की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार को मुस्लिमों को लेकर नसीहत दी। अंसारी ने कहा है, सरकार के सामने ऐसी नीतियां बनाने की चुनौती है जिससे मुसलमानों का सशक्तिकरण हो सके। दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिसे मुशावरात के स्वर्ण जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मुसलमानों की सुरक्षा और पहचान के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि ये समुदाय सरकार के मूल उद्देश्य सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ सके। महरूमी, अदम शमूलियत और इम्तियाजी रवैये बशमूल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी हुकूमत और उसके अवामल की कोताही का नतीजा है। नसीहत के साथ साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार के कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास की तारीफ भी की। वीएचपी ने मुस्लिमों के पिछड़ेपन पर दिए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान को सांप्रदायिक बताते हुए उसका कड़ा विरोध किया है। वीएचपी का कहना है कि उपराष्ट्रपति को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है, वीएचपी उपराष्ट्रपति के इस घोर सांप्रदायिक बयान की निंदा करती है। ये एक राजनीतिक बयान है जो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए हामिद अंसारी को माफी मांगनी चाहिए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि मुसलमान समुदाय की सुरक्षा और विकास के लिए सरकार को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए सरकार की कोताही जिम्मेदार है। कांग्रेस और एनसीपी ने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान का खुलकर समर्थन किया है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान के सही संदर्भ को समझना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है और किस संदर्भ में कहा है, इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। हम उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि वायदा तो था इस सरकार का सबको साथ सबका विकास करने का, पर
आज हो क्या रहा है, भेदभाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उपराष्ट्रपति माननीय अंसारी साहब ने जो बात कही है बहुत उचित बात कही है, और इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, सरकार की आंख खुलनी चाहिए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि सरकारी कोताही की वजह से मुस्लिम समुदाय तरक्की की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार को नसीहत दी है, और नसीहत दी है अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिमों का ध्यान रखने के मामले को लेकर। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास तभी पूरा हो सकता है जब मुस्लिमों का खास तौर पर केंद्र सरकार ध्यान रखे। हमारे साथ बीजेपी के केंद्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उनसे बात करते हैं। कैलाश जी, उपराष्ट्रपति की नसीहत आप बहुत गंभीरता से लेंगे? देखिए, उपराष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद है और सभी सम्मान करते हैं उस पद का। वहाँ ये महसूस नहीं होना चाहिए किसी को कि वो किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अनेक बार माननीय उपराष्ट्रपति जी के बयान और उनके आचरण से ऐसा लगा कि वो किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा ख्याल है वे संवैधानिक पद के साथ न्याय नहीं कर रहे। आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि साध्वी प्राची और ओवैसी ब्रदर्स पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट हैं। प्रमोद कृष्णन के मुताबिक साध्वी प्राची, साक्षी महाराज और ओवैसी ब्रदर्स ऐसे बयान देते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। साध्वी प्राची, साक्षी महाराज, ओवैसी ब्रदर्स ये ऐसे बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। देश को तोड़ने के बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारा देश बर्बाद हो, और हमारा देश तभी बर्बाद हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। तो जो बात ओवैसी कह रहे हैं वही साध्वी प्राची कह रही हैं, और ये देश सबका है। मुझे लगता है ये दोनों लोग ISI के एजेंट हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये बातें उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में कही। वो मेरठ में एक सड़क हादसे में घायल हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को देखने उनके घर गए थे। कानून मंत्री के पद से कपिल मिश्रा को हटाने पर दिल्ली सरकार की सफाई। कहा, इसका शीला दीक्षित पर FIR की सिफारिश से कोई लेना देना नहीं। कानून मंत्री के साथ साथ कपिल मिश्रा के पास जल मंत्रालय का भी प्रभार था। मिश्रा ने शीला दीक्षित पर FIR की सिफारिश की थी और खुद को मंत्री पद से हटाने की कोशिशों की आशंका जताई थी। इस आशंका के 2 दिन बाद उन्हें दिल्ली के कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि कपिल मिश्रा के विभाग बदलने का टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित पर FIR की सिफारिश से कोई लेना देना नहीं है। कपिल मिश्रा को हटाए जाने के तार बिहार चुनाव से भी जुड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इसका भी खंडन करते हुए कहा कि इसका केजरीवाल और नीतीश की दोस्ती से भी कोई कनेक्शन नहीं है। दिल्ली सरकार ने ये तो बता दिया कि इसके पीछे कौन कौन सी वजहें नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके पीछे आखिर कौन सी वजह है। दिल्ली सरकार में कानून मंत्रालय से हटाए गए कपिल मिश्रा ने 28 अगस्त को ही अंदेशा जाहिर कर दिया था कि उन्हें जल मंत्रालय से हटाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट को सीएम अरविंद केजरीवाल के पास भेजते हुए कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करने की सिफारिश की थी। शीला दीक्षित के खिलाफ तो केजरीवाल सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अपने कानून मंत्री कपिल मिश्रा को जरूर पद से हटा दिया। खास बात है कि जिस दिन कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी, उसी दिन कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल को लिखे पत्र में कहा था कि इस रिपोर्ट के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ये एक बड़ा खुलासा है और मुझे डर है कि इस खुलासे के बाद हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जाएंगी और मुझे पद से हटाने की कोशिश की जाएगी। केजरीवाल सरकार में कपिल मिश्रा तीसरे कानून मंत्री हैं जिसे अपने पद से हटना पड़ा। इससे पहले सोमनाथ भारती और जितेंद्र सिंह तोमर को भी अपने पद छोड़ने पड़े थे। इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट को देखकर ऐसा ही लगता है कि शीना की हत्या इंद्राणी ने ही की होगी। इंद्राणी को रहा है पैसों और हाई सोसाइटी से प्यार। जो पेपर में जो टीवी में दिखा है वो पैसे का लालची इतना थी, हो सकता पैसे का लालच में कर सकती थी, उनको पैसा थोड़ा पैसा का लालच था। सिद्धार्थ दास ने यह भी कहा है कि शीना की हत्या जिस किसी ने की हो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सिद्धार्थ दास ने आज कैमरे पर माना कि शीना बोरा उन्हीं की बेटी थी। सिद्धार्थ दास ने यह भी कहा
कि इंद्रायणी के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। आप इंद्राणी दीदी के साथ रहती थी या आपकी उनसे शादी हुई? लिव टुगेदर। ये जो 2 बच्चे हैं, शीना और मिखाइल, क्या वो आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं। मिखाइल से तो मेरा मुलाकात हुआ ही नहीं है, शीना से बात हुआ था, मिखाइल में से बात नहीं करता था। सिद्धार्थ दास ने कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत में ये भी बताया कि वे 1986 से लेकर 1989 तक इंद्राणी के साथ रहे, लेकिन उनकी आमदनी कम होने की वजह से इंद्राणी ने उन्हें छोड़ दिया। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद इन दिनों सरहद पर पाकिस्तानी रेंजरों के बीच भड़काऊ भाषण देकर उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। भारत की सरहद से महज 500 मीटर दूर पाकिस्तान में हाफिज सईद को देखा गया। शुक्रवार को हाफिज पाकिस्तानी रेंजरों के बीच पहुंचा और उसने भारत विरोधी नारे भी लगाए और भड़काऊ भाषण भी दिए। इसके बाद रेंजरों को हाफिज सईद के जिंदाबाद नारे लगाते सुना गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाल के दिनों में हाफिज की हलचल बढ़ी है और बॉर्डर के इलाके में वो कई बार आ चुका है और भड़काऊ भाषण दे चुका है। पाकिस्तान सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली पहले से ही बनी हुई है और अब कट्टरपंथी जिस तरीके से सुरक्षा बलों के बीच पैठ बना रहे हैं, उससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर जिले में भड़की हिंसा। दंगाइयों ने राज्य के एक मंत्री, 5 विधायकों और एक सांसद के घर में लगाई आग। कम से कम 4 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। आगजनी की ये तस्वीरें मणिपुर के चूड़ाचंद्रपुर जिले की हैं। सोमवार शाम को यहाँ दंगाइयों ने मणिपुर के परिवार कल्याण मंत्री, एक सांसद और 5 विधायकों के घर में आग लगा दी। आगजनी के वक्त मंत्री और विधायक घर पर नहीं थे। भीड़ ने जिले के डीसी की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। शक है कि ये आगजनी उन लोगों ने की है जो हाल ही में पारित मणिपुर पीपुल्स प्रोटेक्शन बिल से खफा हैं। इस बिल में राज्य में 1951 से पहले बसे लोगों को ही संपत्ति का अधिकार देने की बात कही गई है। 1951 के बाद बसे लोगों को डर है कि उनकी संपत्ति छिन जाएगी और उन्हें मणिपुर छोड़ने को भी कहा जा सकता है। हिंसा के बाद कल रात से ही चूड़ाचंद्रपुर जिले में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि पुलिस ने हालात काबू में होने का दावा भी किया है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस की जीप ने 5 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे की तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। बताया जा रहा है कि बीती रात पुलिस की जीप पेट्रोलिंग पर निकली थी। गाड़ी जैसे ही तरशाली ब्रिज के नीचे पहुंची, ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और जीप पलट गई। फुटपाथ पर सोए 5 लोग जीप के नीचे आ गए। जीवी बेन नाम की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किशन शंकर नाम के युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बाकी 3 लोग अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। इस सिलसिले में मक्करपुरा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में एक डॉक्टर पर अपनी पत्नी को जहर देकर मारने का केस दर्ज किया गया है। घर वालों का आरोप है कि बेटा पैदा न कर पाने पर डॉक्टर ने उनकी बेटी की जान ले ली। ये फोटो 13 साल पुरानी है, जब मेरठ के थापर नगर में रहने वाले डॉक्टर विशाल आर्या की शादी दिल्ली की शालिनी आर्या से हुई थी। घर वालों का आरोप है कि 2 बेटियां होने से डॉक्टर अपनी पत्नी से नाराज था और इसीलिए उसने पत्नी की हत्या कर दी। शालिनी के घर वाले डॉक्टर को दहेज के लिए भी सताने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप है कि शालिनी को कल जहर दिया गया और जब हालत बिगड़ी तो उसे जहर का इंजेक्शन भी दे दिया गया, जिससे शालिनी की मौत हो गई। आज जब देश में बेटियों को बचाने के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं, तो डॉक्टरी जैसे पेशे में जुड़े हुए लोगों की ये मानसिकता समाज के लिए कलंक है। गीता प्रेस प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बातचीत टूट गई है। कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हड़ताल कर रहे गीता प्रेस के कर्मचारियों और प्रेस के प्रबंधकों के बीच लेबर कमिश्नर के दफ्तर में बैठक हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। गीता प्रेस के 17 कर्मचारियों के निलंबन को लेकर विवाद चल रहा है। प्रेस के प्रबंधकों का कहना है कि कर्मचारियों की बदसलूकी अब आगे बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। गीता प्रेस प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बातचीत टूट गई है। कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने का असर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल के बाद अब हवाई जहाज का ईंधन और बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस का सिलेंडर भी सस्ता हो गया है। आधी रात से डीजल पेट्रोल के दाम घटने के बाद अब रसोई गैस पर खुशखबरी आई है। सरकार ने बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया है। साथ ही विमान ईंधन के दाम भी 11.7% कम कर दिए हैं।
यानी आने वाले दिनों में हवाई यात्रा भी सस्ती हो सकती है। इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमत घटकर $44.28 प्रति बैरल पहुंच गई है। इसी वजह से तेल कंपनियों ने कीमतें घटाई हैं। हालांकि अभी इसमें और कटौती की गुंजाइश है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर विवाद, क्या है शीना की हत्या का सच और कब खत्म होगी गीता प्रेस की हड़ताल।